और चलिए उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, यहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। एक ट्रक में बेकाबू कार अचानक से जा घुसी, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। हादसा बहादुराबाद के नेशनल हाईवे पर हुआ है और सभी कार सवार हरियाणा के रेवाड़ी से आ रहे थे। वहीं एक घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और अब बात मौसम की। कल से राज्य में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो भारी बारिश के साथ ओले गिरने और बर्फबारी का भी ऑरेंज अलर्ट है। पूरे राज्य के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई की शाम मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और फिर 24 और 25 मई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। इसके अलावा ओले गिरने की भी आशंका है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 मई तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन चारधाम यात्रा पर आ रहे यात्रियों को भी सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा है। देखेंगे तो जो मौसम में बदलाव होने वाला, कल शाम रात से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से। और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है। तो मौसम विभाग की चेतावनी एक बार फिर से सच साबित हुई है। पूरे रुद्रप्रयाग जिले में आज शाम तेज बारिश हुई। इसके साथ ही कई जगह पर ओले भी गिरे हैं। तेज बारिश को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की। पुलिस ने यात्रियों से मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज से जो है केदारनाथ में फिर से मौसम खराब हो गया है और आने वाले 26 तारीख तक जो है मौसम खराब होने की शक्यता है। इसलिए सभी यात्री जो यात्रा करेंगे वो यात्रा में आने से पहले जो है मौसम को देख के चले। देहरादून के आईटी पार्क क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी की टक्कर को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया। कुछ युवकों के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान भी किया गया है। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है। और हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक युवक का रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई गई है। बिहार से आए मंजीत नाम के युवक को पुलिस ने चौकी क्षेत्र के परामर्श निकेतन घाट पर से बचाया है। नहाने के दौरान युवक गंगा की तेज लहरों में फंस गया था, जिससे वो डूबने लग गया था। जिसकी सूचना पर ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवान विक्रांत ने गंगा में छलांग लगा दी और डूब रहे मंजीत को सही सलामत बाहर निकाला है। बमुश्किल बचकर आए मंजीत ने पानी से बाहर आकर राहत की सांस ली और जल पुलिस को धन्यवाद दिया। ऋषिकेश के तपोवन में सांड की सवारी करने वाला वीडियो लोग अभी भूले नहीं और इसी बीच एक दूसरा वीडियो सामने आ गया है। मुनिकीरेती में वायरल हो रहा है। मुनिकीरेती के शिवानंद पार्किंग में एक युवक सांड के ऊपर बैठा हुआ है। वहीं इसके बाद ये युवक माफी मांगता भी दिख रहा है और ऐसी घटना न करने की कसम खा रहा है। मेरा तो आपका मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी भविष्य में दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं खुद ही आपको थाने में बंद करवा दूंगा। ये समझ लेना बात, ठीक है? अरे आप बीच में क्यों आ रहे हो? ठीक है, ये आप समझ लेना। ये पहली और लास्ट गलती है, इसे माफ कर देना। मेरे 4 बच्चे मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस दे दी। नहीं शर्मिंदगी कि मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं बेचारे, 12वीं क्लास में लड़की है। मेरे से ये गलती होगी, अगर कोई मेरे से गलती हुई तो मेरा तो आपका मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शिमला बाईपास हाईवे पर रविवार को बड़ा हादसा टल गया।
कालसी वन प्रभाग के तिमली रेंज में 5 हाथियों का झुंड सड़क किनारे आधम का राहगीर फोटो खींचने लग गए तो भीड़ को देखकर हाथी शिमला बाईपास हाईवे पर उतरकर वहां सेल्फी ले रहे राहगीरों के पीछे दौड़ने लग गया। हाथी को पीछे दौड़ता देखकर वहां भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम राहगीरों को हटाकर हाथी को सुरक्षित जंगल में खदेड़ने में कामयाब रही। रामनगर से खबर, जहां कोसी बैराज नमाज पढ़ने का अड्डा बन गया है। रामनगर में कोसी बैराज में कई लोग नमाज पढ़ते नजर आए और अब कोसी तटबंध पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें महिलाएं और पुरुष कोसी बैराज में काफी नीचे तक जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। कोसी बैराज पर नमाज पढ़ने को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी जताई है और प्रशासन से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। आपको बता दें, रामनगर में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और यहां कोसी बैराज पर पहुंचते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि तुरंत ही कोसी बैराज पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए और ऐसे में ऐसे लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए। उत्तराखंड में बॉर्डर एरिया से लगे जिलों में स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी तो सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स गठित होगा। आज अतिक्रमण हटाओ अभियान की समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हो रही बाहरी घुसपैठ और इससे पैदा हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। बाहरी लोगों के बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण ने सरकार के कान खड़े कर दिए। लिहाजा सोमवार को मुख्यमंत्री को जिला लेवल से लेकर सचिवालय तक के अधिकारियों की मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसका एकमात्र एजेंडा था बाहरी घुसपैठ और सरकारी लैंड पर अतिक्रमण को रोकना। अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। मीटिंग में सीएम ने सख्त रुख भी दिखाया। अधिकारियों को ताकीद की कि लापरवाही दिखाने पर एक्शन भी होगा। शहर से लेकर कस्बों तक घूम रहे रेहड़ी ठेली वालों का वेरिफिकेशन होगा। बिना वेरिफिकेशन के ही इनसे शुल्क वसूलने वाले निकायों पर भी एक्शन होगा। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित कर दी गई है, जो विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण चिन्हित करेगी और उसको ध्वस्त करेगी। पिथौरागढ़, हरिद्वार, चंपावत, यूएस नगर, देहरादून में स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी। अवैध घुसपैठ पर थाना चौकियों की जिम्मेदारी तय होगी। नदी तालाब के किनारे बनी बस्तियों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सिम कार्ड का भी सत्यापन होगा। फर्जी पाए जाने पर प्रमाण पत्र बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। जिन इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज दिख रहा है, डीएम रिपोर्ट बनाकर देंगे। जो भी हमारे संवेदनशील जनपद है, जिनकी सीमाएं इतर राज्यों से लगती है या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वो सभी सक्षम अधिकारी आधार कार्ड के साथ साथ जो हमारे वोटर आईडी कार्ड है उनका भी सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। टेनेंट वेरिफिकेशंस का जो जिम्मा है पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से उनका दायित्वों का निर्वहन उन्हें करने के लिए कहा गया है। यानी अब सिर्फ अतिक्रमण ही नहीं, अतिक्रमण की मूल जड़ पर भी चोट होगी। घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार होगा तो उनको शरण देने वालों पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। पूरे उत्तराखंड में अवैध मजारों पर, अवैध अतिक्रमण पर लगातार एक्शन जारी है और धामी सरकार इसे लेकर सख्त भी दिख रही है। अब जंगल से लेकर शहर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें, पहली तस्वीर राजाजी टाइगर रिजर्व की, जहां पर मोतीचूर रेंज में अवैध रूप से बनी एक मजार को तड़के ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तस्वीर उधम सिंह नगर के पंतनगर लालकुआं के बीच वन भूमि पर बनी मजार को ध्वस्त करने की है और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं देहरादून के कैंट एरिया में सीईओ कैंट बोर्ड के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया।
तो उत्तराखंड में अवैध मज़ारों को तेजी के साथ साफ किया जा रहा है, जिस पर देहरादून पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अच्छा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मज़ारों के नाम पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर, कब्जों को लेकर तोड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा लव जिहाद के नाम पर उन्होंने हमारी बहन बेटियों को मारा है। जहां जहां हमारे मंदिर तोड़े गए वहां मज़ारों को तोड़ना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अगली बार वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। वो सरकार के नाम पर अवैध कब्जा कर दिया गया तो उसको तोड़ा जा रहा है। प्रत्येक अच्छे काम का लोग गलत ही अर्थ लगाते हैं। जब उन्होंने हमारी बहन बेटियों को फंसाया तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो तुम नहीं बोले। जब उन्होंने लव जिहाद के नाम पर एक एक लड़की के 35-35 टुकड़े कर डाले तब तो तुम नहीं बोले। तब पत्रकार मर गए थे क्या? तब क्यों नहीं बोला? और ये मजारें, जो मजार के नाम पर जमीन कर वहां एक भी गड़ा हुआ मुर्दा नहीं मिला। अच्छा काम करें प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा काम करें। इतना अच्छा कार्य आज तक किसी प्रधानमंत्री नहीं किया जितना वो कर रहे हैं। वो तो ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। इधर कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके लिस्ट में लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र गर्जिया मंदिर, विराट मंदिर और बालासुंदरी मंदिर भी हैं। इसके साथ ही 24 वन गांवों को भी अतिक्रमण की पहचान की गई है, जिसमें चोंगिया गांव भी है, जिन्हें बीजेपी की ही सरकार ने राजस्व गांव बनाने के लिए सर्वे करवाया था। और ऐसे में हजारों लोगों के सिर से सरकार ने छत छीन लेने का मन बना लिया है और इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने वाली है और जनता के साथ खड़ी रहेगी। गर्जिया मंदिर को शिव मंदिर, जिसे विराट मंदिर भी कहते हैं, ढिकली उसको, बाल सुंदरी के मंदिर को, इस सबको जो है अतिक्रमण की लिस्ट में डाला गया है। और 24 वन ग्राम और उन गांवों को भी कह रहे हैं कि हम ये अतिक्रमण इनको तोड़ दिया जाएगा, जिसमें रामपुर, चोपड़ा, लेटी, भलौन जैसे गांव हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जसपुर के तीर्थनगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा सैकड़ों परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया और इसी के साथ ही विभाग द्वारा मकानों की पहचान कर लोगों को 7 दिन का वक्त दिया गया है, जिसके बाद से लोगों को घर से बेघर होने का डर सताने लग गया है। वहीं पीड़ितों का मानना है कि वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम अपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा। उधर विभाग का कहना है कि जो भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करेगा उसे मुक्त कराया जाएगा। नोटिस दिया गया कि आप तुम यहाँ से चले जाओ। जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मांग हमारी है, हमें जहाँ बैठे हम यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, चाहे कट जाए चाहे फिर जाए, कुछ भी हो जाए। जो भी सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसको चिन्हित किया जाने का कार्य चल रहा है इस प्रथम चरण में। और उसी क्रम में हमारे टुमरिया डैम के अंतर्गत जो भी लोग सिंचाई की भूमि में बसे हुए हैं, उनको नोटिस दिए जाने का कार्य चल रहा है। इधर रामनगर के ढिकुली में अवैध रूप से बनाए गए रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर ये रिजॉर्ट बनाया गया था, जिसके बाद विभाग ने 8 दिन का नोटिस जारी किया। अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर से बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ती नजर आएगी। विपक्ष की दूसरी पार्टियों को लीड करेगी कांग्रेस, लेकिन आप और बीएसपी इसमें शामिल नहीं हैं। आपको इशारों में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बताया, तो जवाब बीजेपी और आपकी ओर से भी आया। सोमवार को कांग्रेस ऑफिस में सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तय हुआ कि उत्तराखंड में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो मिलकर बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करेंगी। पहले धरना मंगलवार को गांधी पार्क में महिला पहलवानों से लेकर अंकिता भंडारी जैसे मुद्दे पर होगा। कांग्रेस के मुताबिक सीपीआई, सीपीएम, यूकेडी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूकेडी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं दिखा और आम आदमी पार्टी, बीएसपी इसमें शामिल नहीं है।
उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि काशी सिंह हैरी जी यहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनसे दूरभाष पे बात हुई है, वो उनको आमंत्रित किया गया था, वो नहीं होने की वजह से नहीं आ पाए। और एक हमारे साथी जो हैं वो बहुत बीमार हैं, मैंने आपको बताया भी था, वो ज़्यादा बीमार, उनको वो नहीं आ पाए। बाकी एक दल को हम लोगों ने नहीं आमंत्रित किया है, जो बी टीम है। निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। बाकी जिन विपक्षी दलों को कांग्रेस ने जोड़ा है, उनके वजूद पर सवाल है, और जिस बीएसपी और आप के थोड़े वोट हैं, वो कांग्रेस के साथ है नहीं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44.3% वोट मिले, कांग्रेस को 37.9%, बीएसपी को 4.82% और आम आदमी पार्टी को 3.3% वोट मिला। सीपीआई, सीपीएम, यूकेडी, समाजवादी कहीं है ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठजोड़ पर बीजेपी और आप ने सवाल खड़े किए हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ चुकी है और कोशिश कर रही है कि दूसरों के कंधे पर चढ़ करके वो जो जिसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, वो उस वाली स्थिति को प्राप्त होने जा रही है। नहीं तो कोई इस तरह से नहीं करता। अगर आप अपने आप में बिखरी हुई है, जो बिखरी हुई पार्टी वो दूसरों की एकजुटता की बात कर कैसे सकती है, और वो कैसे अपने आप में झंडा बरदार बन गए कि साहब वो तय करेंगे कि साहब एक मंच पर आए, सब मिलकर के तय करेंगे, अकेले कांग्रेस के तय करने से थोड़ी होगा। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस ने ऐसी पार्टियों को साथ लिया है जिनके लिए चुनाव जीतना तो दूर, कार्यकर्ता खोजना मुश्किल होता है। ऐसे में कांग्रेस का ये प्रयोग कितना सफल होगा, कह पाना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की शुरुआत को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। खराब मौसम और बर्फबारी के बावजूद इस 1 महीने में अभी तक 12,57,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु सबसे कठिन माने जाने वाली केदारनाथ यात्रा पर पहुंचे। केदारनाथ में अभी तक 4,27,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 3,42,000 श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री में 2,53,000 तो यमुनोत्री में 2,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। हेमकुंड साहिब में भी 3,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल से सबक लेते हुए इस बार की गई स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यवस्थाएं भी रंग लाई। 2022 में यात्रा के पहले ही महीने में 125 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस बार अभी तक हार्ट अटैक समेत अलग अलग कारणों से 59 श्रद्धालुओं की जान गई है। पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। 1 माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे। इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। केदारनाथ धाम में 7 क्विंटल वजन के कांसे की भव्य ओम की आकृति लगने जा रही है और इस आकृति को स्थापित करने के लिए आज सफल ट्रायल कर लिया गया है और जल्द ही जरूरी काम पूरा कर स्थायी रूप से ये आकृति स्थापित कर दी जाएगी। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए इस आकृति की सुंदरता और इससे धाम में बढ़ने वाली भव्यता। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 60 क्विंटल वजन की एक ओम के आकार की प्रतिमा लगने जा रही है। ये प्रतिमा कांसे की बनी हुई है। इस प्रतिमा को लगाने की रिहर्सल की गई, जो पूरी तरह से सफल साबित हुई। ओम की ये आकृति केदारनाथ से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा में लगाई जाएगी। खास बात ये है कि केदारनाथ धाम में लगने वाली इस ओम की आकृति को गुजरात के कलाकारों ने बनाया है। ओम को स्थापित करते समय किसी भी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए 2 चरणों में ट्रायल किया जा रहा है। फर्स्ट राउंड में
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसका सफल ट्रायल कर लिया है। अथॉरिटी ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर हाइड्रा मशीन की मदद से गोल प्लाजा में ओम की आकृति को स्थापित करने का ट्रायल किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। एक हफ्ते में इस प्रतिमा को यहाँ लगा दिया जाएगा। इस ओम की आकृति को यहाँ लगाने के बाद इस पर लाइटिंग भी की जाएगी, ताकि रात के वक्त इसकी भव्यता दिखाई देती रहे। देखिए, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है, गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है, जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है, जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पूर्ण हो जाएंगे। ओम की आकृति स्थापित होने से केदारनाथ गोल्ड प्लाजा की भव्यता और बढ़ जाएगी। केदारनाथ धाम में पिछले साल गर्भगृह की दीवारें और छत पर 550 सोने की परतें चढ़ाई गई थी। न्यूज 18 के लिए केदारनाथ से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। पच्चीस मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं, जो देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच होंगे और इसकी स्पीड 107 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये 18वीं वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी को सिर्फ 4.5 घंटे में ही पूरा करेगी। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से चलेगी और देहरादून तक जाएगी। ट्रेन के बीच में काफी कम हॉल्ट रखे गए हैं। 25 मई को पीएम मोदी देहरादून वंदे भारत का उद्घाटन करने वाले हैं। ट्रेन अभी कुछ ही दिनों पहले 18 तारीख को आईसीएफ से बनकर निकली है। ये ट्रेन अभी दिल्ली आ चुकी है और दिल्ली के डिपो में इसका कमिश्निंग की टेस्टिंग जो होती है वो होने जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।